बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 21 क्वांटम फिजिक्स में लेक्चर नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 में टॉपिक है हमारा पेयर प्रोडक्शन। इसके साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बाकी टॉपिक्स की तरह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक का हक अदा करूँ, तो आप भी साथ साथ रहिएगा, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। पेयर प्रोडक्शन, पेयर किसको कहा जाता है? जोड़ा, यानी किसी चीज़ का जोड़ा, टू यानी ट्विन में कोई चीज़ आ जाए। तो प्रोडक्शन किसे कहते हैं? पैदा होना, यानी ऐसी चीज़ जो जोड़े में पैदा हो जाए उसको पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर आपको स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 और 2 याद हो, जिसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंस इफेक्ट को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी लाइट के पार्टिकल्स हैं एक्चुअली वो एक खास पार्टिकल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते हैं, जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। और उसका अमली नमूना आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटेंस इफेक्ट में पढ़ा। आज मैं आपको एक बहुत ही 2-3 साल पुराना मुअम्मा जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने एक इक्वेशन हमेशा पढ़ी है विच इज E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, ये आपने हर वक्त पढ़ी है, बहुत दफा पढ़ी है फिजिक्स में। इनफैक्ट एक दो जगह पे मैंने केमिस्ट्री में भी देखा, ये आई हुई थी। इस इक्वेशन से क्या मुराद है कि जो आपका रेस्ट मास है उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, इसी तरह एनर्जी को भी मास में चेंज किया जा सकता है, यानी मास एनर्जी में शिफ्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में शिफ्ट हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने कुछ ऐसा ही पढ़ना है कि पेयर प्रोडक्शन के जरिए हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास किसी हाई किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाई एनर्जी कौन से होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए थे, 7 किस्म के डिफरेंट फोटॉन्स होते हैं, जिनमें सबसे हाई एनर्जी फोटॉन जो है वो हमारे पास गैमा के होते हैं। गैमा, ये गैमा के फोटॉन्स को यूज करके हमने उस गैमा के फोटॉन जो कि एनर्जी की शक्ल में होते हैं, हमने उसको मास की शक्ल में चेंज करना है। और मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली गैमा फोटॉन को आप डबल मास, 2 डिफरेंट मासेस में चेंज कर सकते हैं। एक मास होगा, एक उसका एंटी मास होगा। सो स्टूडेंट्स, when a high energy photon interacts with matter, जब एक हाई एनर्जी फोटोन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन पेश करता है, इंटरेक्ट करता है, फोटोन एनर्जी इज चेंज इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। आपकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो फोटोन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हो जाती है। ये देखें जरा गौर से, ये हमारे पास एक फोटोन है जो हमने एक हाई एनर्जी फोटोन लिया, लेट्स से ये हमने गैमा का लिया, गैमा का ले सकते हैं लेकिन हाई एनर्जी गैमा ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने गैमा का फोटोन लिया और हमने गैमा का फोटोन एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कराने की कोशिश की, कोई हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस से मुराद है अच्छा खासा हैवी होना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास काफी बड़ा हो, ठीक है, वो वाला हो। जब ये फोटोन वहां जाके इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये 2 पेयर में चेंज जाता है। एक पेयर है हमारे पास पॉजिट्रॉन और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक्चुअली एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पे भी जो है, पॉजिट्रॉन पे भी जो है वो सेम मास होगा, लेकिन चार्ज जो हमारे पास होगा वो डिफरेंट होगा, यानी प्लस चार्ज होगा हमारे पास। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर, ये दोनों के चार्जेस डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके मासेस एक ही जैसा होता है। तो एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, फोटोन को जब भी आपने हिट करना है तो आपने हैवी न्यूक्लियस के साथ हिट करना है। जैसे यूरेनियम हो गया, हैवी न्यूक्लियस जिसका आपका एटॉमिक मास काफी बड़ा हो। इसकी रीजन ये है
कि अगर आप इसको छोटे के साथ करेंगे तो शायद ये पार्टिकल आपके ना बन सके और उसमें रिकॉइल आ जाए। रिकॉइल क्योंकि एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा और उसमें रिकॉइल आ जाएगी और रिकॉइल झटका सा आ जाएगा। यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप एक बॉल से खेलते हो, आप बॉल को एक दीवार के साथ मारते हो तो दीवार में हल्का सा झटका तो आता है और बॉल अपना मोमेंटम भी थोड़ा सा ट्रांसफर करती है, लेकिन आपको वापस जो है ना बॉल अपनी पोजीशन पे मिल जाती है जहां उसको लाना चाह रहे होते हैं। लेकिन फर्ज करो अगर आप एक बॉल को एक ऐसी चीज के साथ मतलब स्ट्राइक करवाते हो जो कि कदरे छोटी, जैसे समझो कपड़ा एक लटक रहा, आप उसके साथ मारते हो तो कपड़ा खुद ही जो है उसमें काफी जर्क पैदा हो जाएगा, तो नतीजा सारा मोमेंटम उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास। हमने करना यह है कि अच्छे इंटरेक्शन के लिए आपने फोटोन को हैवी न्यूक्लियस के साथ करना है, और ये इसकी एक वजह ये भी होती है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, आपका एक ही जैसा रहता है। थोड़ा सा मोमेंटम न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बाकी का मोमेंटम और एनर्जी उसको दो डिफरेंट पार्टिकल्स में मुनकसम कर देते हैं। एक हमारे पास पॉजिट्रॉन आ जाता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी पिछली फिजिक्स में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg, और याद रखें पॉजिट्रॉन का मास भी यही होगा 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg। यानी एक्चुअली जो आपको दो डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो हमारे पास ये सेम किस्म के मास रखते हैं, और आपने देखा कि एक फोटोन जो था, जो कि बज़ाहिर एक वेव शक्ल में हम तस्वर करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, वो एक्चुअली किस में ट्रांसफर हो गया, यानी उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी आपकी पार्टिकल में चेंज होगी। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। इसमें एक चीज की एडिशन आप लोगों को चाहूंगा कि इसमें तीन चीजें हमेशा कंजर्व रहती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका प्रोड्यूस रहता है, यानी चार्जेस जो पहले थे बाद में थे वो एक जैसे रहते हैं। गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता स्टूडेंट्स, याद रखें, गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज जाए तो वो एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज हो जाता है। तो एक बात याद रखें, इसका चार्ज भी, यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो आप सबको पता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम, जबकि पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम। इसका मतलब हुआ कि दोनों के चार्जेस सेम है, लेकिन एक का चार्ज हमारे पास नेगेटिव है जबकि दूसरे का चार्ज हमारे पास पॉजिटिव दिया हुआ है। सो अगर हम ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास टोटल चार्ज हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरा हो रहा है कि जो चार्जेस आपने स्ट्राइक करने से पहले जो आपके फोटोन के थे वही चार्जेस आपके पार्टिकल के सम के आ गए, यानी जो पार्टिकल को ज्वाइन कर लें तो देखेंगे दोनों के हमारे पास चार्जेस सेम आ जाएंगे। दूसरा एक चीज, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिस मोमेंटम से ये आपका फोटोन जाके इस हिट हुआ है, इसी यही मोमेंटम आपका उन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में होता है, यानी ये भी कंजर्व रहता है, एक जैसे रहते हैं। एक बात याद रखें, ये जो फोटोन है इसका कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास इसका 0 होता है, जबकि उनके रेस्ट मासेस ये हमारे पास 2 दिए हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए हम मैसेज को कंजर्व नहीं कह सकते क्योंकि बिकॉज यहां तो मैसेज है ही नहीं है, तो ये आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। और इसी तरीके से एंड एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी जिस एनर्जी से आप यहां से थ्रो करेंगे इसको, वही एनर्जी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में होगी। यानी ये बात समझने की कोशिश करें। फर्ज करें एक फोटोन अगर मेरे पास 10 जाउल एनर्जी का गया और वो 10 जाउल जाके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है और आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है, 2 डिफरेंट चीजें मिलती हैं। अब आपका जो इसकी एनर्जी अगर 10 जाउल थी, उन दोनों की टोटल एनर्जी भी 10 जाउल होगी। अब टोटल एनर्जी से क्या मुराद है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टोटल एनर्जी से मुराद है कि इसकी बहुत सारी एनर्जी जो थी ना इसके मास में भी चेंज हुई थी, यानी जो मास में चेंज हुई वो एनर्जी की बात भी कर रहा हूं, प्लस ये
इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, तो इन दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी भी थी। सो काइनेटिक एनर्जियां भी, यानी फर्ज कर ले जो ये मास बनने में, इन दोनों के मास बनने में 8 जूल लगते हैं, और 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी उसकी है, 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसकी है, तो आपने देखा टोटल हमारे पास वही 10 जूल हो गए जिससे हमने थ्रो किया था। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आगे भी समझाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये 3 चीजें हमारी कंजर्व रहेंगी। चार्ज कंजर्व रहेगा, दूसरी चीज मैंने बताई थी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में यहां प्लस लिख रहा हूं क्योंकि ये इससे डिफरेंट होना चाहिए, बल्कि फोटोन के लिए मैं एच लिख लेता हूं, तो पॉजिट्रॉन के लिए सिर्फ पी। यानी जो मोमेंटम हमारे पास फोटोन का होगा वो उन दोनों के सम के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है ना हमारे पास, वो होता है, वो एच एफ ओवर सी के इक्वल होता है, एच एफ ओवर सी के, जबकि इसका होगा एम वी इलेक्ट्रॉन का, ये मास इलेक्ट्रॉन का रखें, और इसका होगा एम वी, लेकिन ये पॉजिट्रॉन का होगा। यानी एक्चुअली कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास मोमेंटम इसका होगा वही उन दो के सम का मोमेंटम हमारे पास होगा। दूसरी चीज आते हैं एनर्जी पर। अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन हर वक्त माइंड में आता है, क्या हर फोटोन जाके हैवी न्यूक्लियस के साथ टच हो और इंटरेक्ट हो और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाएगा? तो बच्चों मेरा आंसर है बिल्कुल जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास फोटोन में एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। तो ये सफिशिएंट एनर्जी का दायरा कार कितना है? आए सबसे पहले हम इस साइड पे चलते हैं। ये जो हमारे पास दो डिफरेंट चीजें बनी है, उनमें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिट्रॉन का मास भी ये, इनके चार्जेस ये हैं। अगर फर्ज करें हम इसके मास को, यानी इलेक्ट्रॉन के मास को या पॉजिट्रॉन के मास को एनर्जी में शिफ्ट करते, तो क्या होता? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला होता है इसका, याद रखें। किसी मास को एनर्जी में चेंज करना हो उसका फार्मूला ये होता है। सो बच्चों हम इस जगह पे लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg। व्हाई? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये दिया हुआ है, जबकि C होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा। ये बच्चों ने सॉल्व कर लिया, यस, 0.0511 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6। नहीं, ये इन्होंने आपने डिवाइड भी किया था, यस। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, सुने एक मिनट, इन्होंने सॉल्व किया है 8 सॉरी स्टूडेंट्स, ये इन्होंने, इनकी एनर्जी आ रही है 8.199 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -14 जूल, ये हमारे पास आ गई। और बच्चों अगर मैं चाहूं, ऑब्वियसली आप लोगों ने एक बात पिछले भी क्लासेस में पढ़ी है कि जब भी एनर्जी को, जो कि चार्ज की एनर्जी होती है, उसको लाना हो तो आप कोशिश किया करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएं। उसका मेथड ये होता है कि आपने इसको, यानी 8.199 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -14 को डिवाइड करना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम से। तो बच्चों मैं अगर डिवाइड करूं 1. तो ये आता है हमारे पास 0.511। अच्छा ये लाया था इन्होंने पहले, मैं भी कहूं कि कैसे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 आ रहा है हमारे पास, तो 10 की पावर 6 का मतलब हुआ कि हम उसको मेगा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि एक पॉजिट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि दोनों के मास सेम है, mc स्क्वायर में मास लगता होता है, c की वैल्यू तो वैसी स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो वो हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच है। तो अगर मैं फर्ज करो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसकी एनर्जी है, तो अगर मैं पॉजिट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी भी मेरे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। तो अगर मैं टोटल एनर्जी
फाइंड आउट कर लो टोटल एनर्जी कितनी है इन दोनों की, तो ये बनती है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों याद रखें, इस फोटोन को कम से कम 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ताकि वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सके। अब बात यह है, उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना, उन्होंने इनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भी डालनी है। जाहिर बात है, दे वांट दीज टू पार्टिकल टू एस्केप अवे, चाहते हैं कि ये बाहर निकल जाए, तो उसके लिए टोटल थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए होगी। सो कम से कम ये एनर्जी, ताकि ये दो पार्टिकल्स हमारे पास इस फोटोन से पैदा हो सके, क्योंकि इन दो के मास की जो टोटल एनर्जी बनती है वो 1.022 बनती है। कम से कम ये एनर्जी और प्लस इसके अंदर कर लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों की भी एनर्जी होनी चाहिए। फर्ज करो वो भी हमारे पास 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर वो भी 0.5 इसकी 0.5 इसकी हो तो दोनों को ऐड कर ले, 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो गया। 2.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर गया, इसने इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करना है और पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस करना है, तो उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करना है, पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस करना है, और दोनों के बीच में 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी भी डाल देनी है। तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी से ये दाएं बाएं चले जाएंगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यानी इसी तरह जैसे फर्ज करें मैं इस कैलकुलेटर को अगर मैं हिलाना चाहता हूं, इसको सिर्फ हिलाने के लिए मुझे 5 जूल की एनर्जी चाहिए, तो मैं अगर इसमें 6 जूल एनर्जी डाल दूं तो 5 जूल तो सिर्फ इसको हिलाने के लिए चाहिए था, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1 जूल की आएगी, क्योंकि 5 मूव करने के लिए और 1 जूल जो था वो इसको आगे चलाने के लिए। सो कम से कम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पैदा करने के लिए 1.022 चाहिए, और बाकी आपने एक बात याद रखनी है, जो बाकी एनर्जी होगी दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक बात और, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगा, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये फोटोन के लिए H लिख लेते हैं, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ये इसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास। और अब एनर्जी ऑफ फोटोन का तो पता है, फोटोन की एनर्जी हमेशा प्लैंक ने जो दिया था उसके फॉर्मूले के हिसाब से HF होती है ये, जबकि इसकी एनर्जी में दो चीजें, एक पॉजिट्रॉन ने पैदा होना है, और पैदा होने के लिए क्या होगा, mc², ठीक है, m0c² रेस्ट मास, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए पॉजिट्रॉन की, ताकि इसको ये मूव किया जा सके, यानी मूव करेंगे तो डिटेक्ट होंगे ये हमारे पास। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास mc² और साथ ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। सो आपका HF चार चीजों में चेंज हो रहा है, जिसमें mc² दोनों का, यानी दोनों का फॉर्मेशन, फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी। आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू 2 small nuclei of mass. One is positron and second is electron. So one thing should be remembered, the law of conservation of energy, charges and momentum are applied here as well. So means momentum of photon should be equal to sum of the momentum of both particles which are produced. And very important thing, this should be interacted with heavy nucleus. If you don't have heavy nucleus, obviously they may be produced, हो सकते, but इसके जो chances हैं वो हमेशा कम हो जाते हैं। And second thing, energy should be conserved. So in order to produce positron and electron, you must have 1.022 electron volt of energy at least. If you have energy less than this, you cannot have pair production.
आपका पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो आपके पास कम से कम एनर्जी इतनी होनी चाहिए। In order to produce these things, you must have more than 1.022 mega electron volt energy. Why? Because obviously, in order to detect these particles, you must produce some kinetic energy in these particles. So after producing kinetic energy, you must have the energy of this photon greater than 1.022 mega electron volt. So after that, you could say energy of photon is equal to the sum of energy of proton, positron and electron. So if you just simplify them, it's going to be this one. I hope आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, यानी एक जोड़े का बिल्कुल खत्म हो जाना और नई चीज बन जाना। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा उसका रिवर्स टॉपिक है जो हमने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था। पेयर प्रोडक्शन में एक फोटोन जो था वो हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो रहा था। यहां दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर कंबाइन होकर दो फोटोन पैदा करते हैं। किसके? आपके वेव के पैदा करते हैं, यानी फोटॉन्स के पैदा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगी। वही सेम मेथड है। देखें, फर्ज करें अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों ये, और यहां से एक फोटोन आता है, पॉजिट्रॉन आता है, और ये यहां जाके कंबाइन होते हैं हमारे पास, यहां जाके कंबाइन होते हैं। तो इनके कंबाइन होने से ये इस जगह पर कंबाइन हुए, एक वेव हमारे पास ये पैदा हुई, एक वेव हमारे पास ये पैदा हुई। ये दोनों वेव हमारे पास गैमा की पैदा होंगी, गैमा की वेव्स पैदा होंगी। आपने देखा जिस तरह एक एनर्जी हमारे पास पार्टिकल में चेंज हो रही थी पिछले टॉपिक में, यहां पार्टिकल दोबारा एनर्जी में शिफ्ट हो रहे थे, और ये दोनों पार्टिकल हमारे पास, एक पार्टिकल है एक उसका एंटी पार्टिकल है, ये तब ही ये बातें हमारे पास होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर वाई टू फोटॉन्स? हमने तो पीछे जो पढ़ा था वो एक फोटोन दो डिफरेंट पार्टिकल्स में चेंज हुआ था, तो ये दो पार्टिकल्स दो फोटोन में क्यों चेंज हुए, एक फोटोन में क्यों चेंज हुए? तो बच्चों इसका एक सिंपल आंसर बताऊंगा, देखें जरा गौर से सुने। ये प्रोसेस जब भी होता है ना, तो उसमें दो चीजें तो हमेशा, तीन चीजें तो हमेशा कंजर्व होनी चाहिए। एक चार्ज कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, और एक हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अगर एनर्जी, चार्ज तो कंजर्व हो गया क्योंकि इस पे माइनस चार्ज था हमारे पास और इस पे प्लस चार्ज था, तो ये जब कंबाइन हो गए माइनस प्लस एक दूसरे को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो दो वेव्स आएंगी दे वोंट हैव एनी चार्ज, इनके पास किसी किस्म का चार्ज हमारे पास नहीं होगा। सो अब क्वेश्चन रेज होता है हमारे पास, तो फिर दो फोटोन क्यों बने? तो इससे पहले मैं एनर्जी और मोमेंटम के हवाले से भी बताता हूं। एनर्जी भी इनकी कंजर्व रहेगी स्टूडेंट्स। फर्ज करो अगर इसकी एनर्जी हमारे पास E इज इक्वल टू mc² है इसकी, और इसकी भी mc² है, तो 2mc² होगी। तो ये भी किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और ये भी किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो दो गैमा बनेंगी, इनकी एनर्जी HF और दोनों की HF बराबर हो जाएगी, यानी उसकी, याद रखें फोटोन की एनर्जी को HF कहते होते हैं, तो उसकी HF इसकी HF बराबर हो जाएगी। तो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जीज हमारे पास सेम होगी। क्वेश्चन फिर उसी जगह पर है कि दो फोटोन क्यों बने? तो बच्चों चलते हैं पहले मोमेंटम पर, फिर मैं बताता हूं दो फोटोन क्यों बने। मोमेंटम भी बच्चों इसी तरह कंजर्व होगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल होगा उसका मोमेंटम ऑफ फोटोन 1 और मोमेंटम ऑफ फोटोन 2, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास, आपको पता है इसका मोमेंटम होता है mv, इसका मोमेंटम भी mv, मास के मोमेंटम का फार्मूला mv ही होता है। सो ये हमारे पास है। इसी तरह इसका हम कर ले इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिट्रॉन, और इसका हमारे पास क्या होता है HF/c, इसका भी HF/c, ये हमारे पास आ गया। सो बच्चों आपका आंसर लाई करता है इस जगह पर कि दो फोटोन क्यों बने।
यहां लाई नहीं करता एनर्जी में। एनर्जी अगर फर्ज करो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आपस में टकराने के बाद हमारे पास एक गैमा वेव पैदा हो जाती, तो उस गैमा वेव की जो एनर्जी होती ना स्टूडेंट्स, वो इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती एक। तो एनर्जी इसको साबित कर सकती थी कि एक गैमा वेव बन जाए, दैट वुड बी इनफ, वो काफी होगी हमारे पास। लेकिन हमारा मोमेंटम इसको जो है ना नहीं समझ सकता। फर्ज करें इसका मोमेंटम हमारे पास जो है वो 20 न्यूटन सेकंड है, इसका भी 20 न्यूटन सेकंड है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो -20 हो गया। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 0 मोमेंटम आएगा। अब अगर स्टूडेंट्स यहां सिर्फ एक गैमा वेव होती ना, एक गैमा वेव का कभी भी जो मोमेंटम है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, कभी भी मोमेंटम 0 नहीं हो सकता। सो उसके लिए दूसरी वेव भी होनी चाहिए, ताकि अगर फर्ज करो 20-20 मिलकर हमारे पास, इधर भी गैमा में इसके पास 20 होगी एक डायरेक्शन में, इसके बाद 20 होगी हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में, उन दोनों का सम 0 होगा। सो क्या बात समझी, अगर फर्ज करो एक गैमा वेव बनती तो वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हैंडल ना कर सकती। इन ऑर्डर to have the law of conservation of momentum, in this case you must have two different waves. Why? Because if the sum of the momentum of positron and electron are 0, so one wave cannot have 0 momentum. So 0 momentum can be into different waves. So I hope आप लोगों को ये सारी बात समझ आई होगी। तो ये इसका सारा था, तो आप एक दफा देख सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप द अदर पीपल नो। अपने कमेंट से लाजमी मुझे मुस्तफीद किया करें। आपके कमेंट से मुझे अंदाजा होता है कि मुझे किन किन एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। वैसे यहाँ जो बैठे हुए बच्चे ना, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये तो बड़े इम्प्रेस्ड हैं। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, आई एम नॉट श्योर। अस्सलाम वालेकुम।